आजकल हर फील्ड में जो है वो मेडिसिन्स ने एडवांस तरक्की की है, चाहे वो होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, इनका इलाज जो है वो लोग आज करोड़ों की तादाद में कर रहे हैं। लेकिन वहीं जो एंशिएंट ट्रेडिशनल इलाज जो मेडिसिन्स का था, उसको जो है वो यूनानी मेडिसिन्स के नाम से जाना जाता है। और आज भी जो है वो यूनानी मेडिसिन्स जो है वो कहीं न कहीं जो है वो आज लोगों के ज़हनों में जो है वो रहती है। और जब भी हम कभी कोई घर में बीमार होता है, जो यूनानी नुस्खे हैं, जो हमारे दादा-दादी हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, वो जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। किश्तवाड़ में जिलानी साहब जो है वो यूनानी मेडिसिन्स के लिए मशहूर रहे हैं। और यहाँ पर अहमद चंद शाह मरहूम की जो दुकान है बुढ़ाली चौक में, जो पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास में थी, वो भी जो है इन चीज़ों के लिए मशहूर रही है। तो आइए हम पूछते हैं डॉक्टर तौसीफ कमल से, जो कि एक्सपर्ट है और इस फील्ड में जो है वो प्रोफेशनल है। इनसे पूछेंगे कि यूनानी मेडिसिन का जो है वो रिसर्जेंस फिर से क्यों हो रहा है और क्यों जो है वो लोग यूनानी मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। पहले यूनानी मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि लोग अब इसकी तरफ फिर से क्यों वापस आ रहे हैं। हाँ, शुक्रिया आसिफ भाई, आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे बोलने के लिए। देखिए, हम इसको अगर स्टार्ट करें तो एक आयत से, कुरान पाक की आयत से हम स्टार्ट करेंगे। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन। तो इसका मीनिंग ये है कि गॉड क्रिएटेड द ह्यूमन बींग्स फ्राम द एलिमेंट्स ऑफ डस्ट। अल्लाह ताला ने जो मखलूक बनाई है उसको मिट्टी के ज़रों से तख्लीक किया गया है। और इसी बात पे अगर हम गौर व फिक्र करें तो जितनी भी हमारी हर्ब्स हैं या जड़ी बूटियाँ जो भी हैं, वो हर्ब्स वो मिट्टी से ही उगती हैं। तो अल्लाह ताला ने शिफा भी उसी में रखा है। और रही बात यूनानी मेडिसिन की, तो इसको मुझे नहीं लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में या हमारे किश्तवाड़ में इसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि लोग सदियों से, जहाँ जब मॉडर्न मेडिसिन नहीं थी तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा था और इन्हीं से लोग शिफायाब भी हुए हैं। और अब जो प्रेजेंट एरा है इसमें इसका रिटर्न नहीं है, बल्कि इनमें ज़्यादा फोकस हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट कि पीपल्स हैव मच मोर रेजिस्टेंस टूवर्ड्स एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स पे ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया है लोगों का, जैसे क्योंकि इतनी दवाइयाँ खा चुके हैं, अब वो असर ही नहीं कर रही हैं। 2-3, जैसे हर प्रिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि 2-3 एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रही हैं। और हमारे खाने पीने में भी थोड़ा सा एडल्ट्रेशन आ गया है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं मच मोर अवेयर हैं अबाउट दिस थिंग्स। तो ये ख़त्म क्यों हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको शायद उतना प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आप इस वक्त दक्षिण जैसे इलाके में पोस्टेड हो, तो वहाँ पर जो है इसका ज़्यादा जो है वो लोगों का रुझान है, क्योंकि लोग जो है वो मेडिसिन जो कास्टली है वो नहीं इस्तेमाल कर पा रहे थे। लेकिन जो ये यूनानी दवाइयाँ हैं, ये जंगलों से मिलती हैं बाकी। तो कितना स्कोप है इसमें कल्टीवेशन का और बाकी चीज़ों का? जैसे हम कभी अगर आपको छाती ख़राब है तो हमें एंशंट्स जिसे सुनते आ रहे हैं, गुनाफशा का केवा पियो आप, यहाँ जो बी होती है, जो फ्रूट है, उसका जो अंदर से सीड होता है उसको डालो। तो ये जो छोटे छोटे नुस्खों के बारे में भी आपसे जानेंगे कि अगर, क्योंकि आजकल अब जो बरसात का सीज़न है, इसमें पानी की काफ़ी बीमारियां हैं, तो किस तरह की एहतियात करनी चाहिए और कौन कौन सी जो है यूनानी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे किश्तवाड़ को अगर देखा जाए तो किश्तवाड़ एक जड़ी बूटियों का गढ़ है। चाहे आप पाउडर को ले लें, चाहे आप होल एरिया किश्तवाड़ को ले लें। हम तो पाउडर की अगर नॉर्मली बात हम करें तो ज़ीरा बहुत मशहूर है वहाँ का, और जिसको हम यूनानी में कमूनी कहते हैं। तो ज़ीरे का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो ज़ीरा, जैसे आपकी ओबेसिटी बढ़ रही है, अगर आपको मोटापा आ रहा है तो ज़ीरा उसको कम कर देता है। उसका पानी, आपको ज़ीरे को उबाल के उसका पानी छान के अगर पी लेंगे आप, तो उससे आपकी ओबेसिटी कंट्रोल में रहेगी। और एक बात, दूसरी बात है ये कि जितने भी गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, चाहे आपको जैसे आम लोग, आज मुझे नहीं लगता किश्तवाड़ में कोई ऐसा घर होगा जो पेंटॉप के बगैर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक घर में कुछ ना कुछ ना हो तो पेंटापेराजोल, यहाँ ओमपेराजोल कैप्सूल तो हर एक बंदा खाली पेट खा ही रहा होगा। तो अगर आप यूनानी दवाइयों का इस्तेमाल करें, और जैसे मैंने ज़ीरे का जिक्र किया, तो ज़ीरे का पानी पिए तो मोटापा कम होगा, आपका कंट्रोल में रहेगा। और आपका दूसरी बात है कि जैसे मैक्सिमम लोग कंप्लेंट करते हैं हमें गैस फॉर्मेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें उससे सॉल्व हो जाएंगी। ये तो नॉर्मल सी एग्जांपल है। नहीं, कितनी क्वांटिटी में? क्योंकि अब शायद लोग इसका आपको सुनने के बाद जो है वो आप इसको 5 से 10 ग्राम ज़ीरा अगर आप ले लें, ज़ीरा अगर उम्दा अच्छा क्वालिटी का होगा दिन में, तो उसको अगर आप 1 से 1.5 गिलास पानी में उबाल लें, और वो उबालने के बाद उसको छान लें, ठंडा कर लें, और अगर आप 2 टाइम भी ले लें
तो इट विल इफेक्ट ऑन योर स्टमक। नहीं, छान कर ही लेना है कि अगर वो ऐसे भी ले, नहीं छान के ही लेना है उसको, तो इट विल इफेक्ट ऑन योर स्टमक। मतलब वो फिर बाद में सीड्स नहीं लेना। उसके अलावा अगर हम बात करें हर्ब्स के बारे में, तो हमारा आंवला रहा, जैसे एक कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन मैं मानता हूँ एन आंवला ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आंवला एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। बिल्कुल, मतलब अगर मैं इस टॉपिक पे बोलना चाहूँ तो ये इंटरव्यू इसी पे ख़त्म हो जाएगा। तो आंवले की अगर हम नॉर्मल मोटी मोटी बातें करें तो सबसे बड़ी बात है कि इम्यूनो बूस्टर भी है, ठीक है, आपका एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है, आपका एसिड जितना भी स्टमक में बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अगर एक आंवले को आप उसका रस निचोड़ के आँखों में, भी आ रहे हैं। हाँ, अगर रस नहीं, नेचुरल आंवले का रस निचोड़ के अगर वो आँखों में लगाया जाए तो बीनाई तेज़ हो सकती है। तो आंवले के बारे में ये भी कहा जाता है कि आंवला का स्वाद जो है मुंह पकने के बाद आता है। जब हम आंवला खाते हैं तो उससे मुंह जो है वो पहले काफ़ी कौड़ा होता है, लेकिन जब वक्त बीत जाता है तो उसका जो मिठास जो है वो हमारे मुंह को जो है वो, आजकल हम देखते हैं लोग काफ़ी एलोवेरा एक प्लांट है उसका यूज़ करते हैं, तो ये भी क्या यूनानी में ही आता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? एलोवेरा को हम यूनानी में नाम देंगे, यूनानी में जो नाम है इसका उसको घीकोर कहते हैं। तो एलोवेरा का बेनिफिट है, जैसे आज मैक्सिमम सर्वाइकल प्रॉब्लम है या शियाटिका पेन है, यानी जिसको लंगड़ी का दर्द कहते हैं, या कुछ लोग मुंह पे भी लगाते हैं। हाँ, कश्मीरी में उसको रीह भी कहते हैं। तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है कुछ पेटेंट प्रोडक्ट्स बना के, जैसे कुछ कंपनीज बना रही हैं, हमदर्द बना रही है, तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हाँ, बाकी एज ए कॉस्मेटिक आप यूज़ करें, कॉस्मेटोलॉजी के तौर पे अगर एलोवेरा को देखें तो आप एलोवेरा का जो पल्प अंदर से निकलता है उसको आप चेहरे पे लगा लेंगे तो इट विल एक्ट एज ए एंटी एजिंग इफेक्ट। और विटामिन और नहीं, विटामिन ई तो है ही है, एंटी एजिंग इफेक्ट है आप में। अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल भी करें खाने में तो दैट इज मच मोर बेटर। जूस जो पीते एलोवेरा का उसका क्या है वो? देखिए, आप डायबिटिक हैं बिल्कुल, तो आप एलोवेरा का जूस भी ले सकते हैं, आंवले का जूस भी ले सकते हैं। तो आंवला और एलोवेरा कंबाइन भी आता है, उसका जूस भी ले सकते हैं। आपने डायबिटीज़ की बात भी की, अब इसमें हम अगर करेला भी ऐड करें तो क्या ये इफ़ेक्टिव है? देखिए, यूनानी मेडिसिन का सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो मैं बताऊंगा कि डायग्नोसिस पे है। डायग्नोसिस, फिर मैं आपके करेला पे भी आऊँगा। यूनानी मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं और इट डिपेंड अपॉन द टेम्परामेंट ऑफ द पेशेंट। मिसाल के तौर पे अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो 3 डायबिटिक पेशेंट है, 1, 2 एंड 3, तो तीनों को 3 जो है मॉडर्न मेडिसिन में एक ही दवाई चलेगी उनको, वट एवर इट इज टाइप 1 है, 2 है, टाइप 1 है, 2 है, मतलब ग्लिप्रोमाइड है, मेटफॉर्मिन है, वासोग्लिप्टिन है, वट एवर इट इज़, तो वो चलेगी। डोजेज ऊपर नीचे होगी वो अलग बात है, लेकिन ये यूनानी में नहीं है। यूनानी में अगर 3 टाइप के डायबिटिक हैं तो तीनों का मिजाज अलग है और तीनों के मिजाज के हिसाब से दवाइयाँ तीनों के लिए अलग है। हम देख रहे हैं कि जो आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, वो भी जो है वो आज एलोपैथिक मेडिसिन प्रेफर करते हैं। आप उनके लिए क्या कहेंगे और खुद क्या बताएंगे आप अपने जो? ये मैं कहूँगा कि ये एक बदकिस्मती की बात है कि लोग ऐसा कर रहे हैं, डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं। मैं मानता हूँ ये कि उनको अपने ही फील्ड पे फोकस करना चाहिए, ताकि जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो उन्होंने बहुत फोकस किया है इस पर, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की बुनियाद है। तो बिल्कुल, आयुर्वेदा है, यूनानी है, ये हिंदुस्तान की बुनियाद है। आप सोचिए ये बात कि ये एक वाहिद पैथी यूनानी फार्माकोपिया है जो गज़ा और दवा में डिफरेंस बताती है। गज़ा वो चीज़ है जो आपके बदन के अंदर जाए और आपका खून बन के आपको ताकत दे। दवा वो चीज़ है यूनानी फार्माकोपिया के लिहाज से जो आपके बदन के अंदर जाए, आपकी बीमारी को ख़त्म करे और बगैर किसी ऑर्गन को नुकसान किए हुए बाहर निकले। तो ये एक ही फार्माकोपिया, यूनानी फार्माकोपिया, विच मेक द डिफरेंस बिटवीन गज़ा और दवा। दूसरी एक चीज़ आजकल सब्जियों में इस्तेमाल होती है, एक तो हम देखेंगे कि पुदीना का जो है वो चटनी में इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा जो है वो हमारी जो प्लासी है वो यूज़ होती है, और मेथी यूज़ होती है। तो ये इनका क्या इफ़ेक्ट रहता है? देखिए, पुदीना का ये इफ़ेक्ट है कि पुदीना का आपको मैं बोलूँगा कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। और एक इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को थायराइड का इशू है तो धनिया के जो बीज होते हैं, धनिया के बीज जो होते हैं उसको, लेकिन ड्राई बीज, हाँ, ड्राई बीज वो अपने ही घर के होने चाहिए, ऑर्गेनिक टोटल। तो उनका सफ़ूफ बना के अगर 1 चम्मच रात को पानी में भिगो दे, 1 गिलास पानी में, सुबह पानी छान के
वो पानी खाली पेट पी ले तो काफ़ी हद तक थायराइड को आप नेचुरली मतलब यहाँ भी छानना है, छानना ज़रूरी है। तो आजकल हम देखते हैं कि अक्सर हम खबरों में सुनते हैं पुलिस अरेस्ट वन पर्सन विद नाग छतरी, पुलिस अरेस्ट विद वन पर्सन विद क्वाड, आर दीज यूनानीज एज वेल, और इनके बेनिफिट्स क्या है, इनकी स्मगलिंग क्यों इतनी हो रही है? देखिए अब ये थोड़ा सा इस पर ब्रीफ हम उतना नहीं जाएंगे, तो ये है क्या, मतलब इनका क्या इस्तेमाल होता है? क्योंकि ये आजकल सबसे ज़्यादा इन चाहे कॉट है चाहे नाग छतरी है, इसकी स्मगलिंग हो रही है, तो ये किसके लिए लग रहा है? मेडिसिनल यूज़ भी है इनके बहुत सारे, लेकिन मैं इस पर इतना डीप नहीं जाऊँगा। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे टॉपिक्स पे लूँगा जो हमारे सराउंडिंग्स में, जो सराउंडिंग्स में टॉपिक्स हैं। मिसाल के तौर पे आपके किचन में आपका दालचीनी, बिल्कुल ठीक है, तो दालचीनी पे अगर आप ये करेंगे, फोकस करेंगे, तो दालचीनी का सबसे बड़ा इफेक्ट है बेस्ट पेन किलर इन यूनानी, बेस्ट पेन किलर, हाँ, एंड एंटी डायबिटिक इफेक्ट। उसके साथ तो फिर हम काली मिर्च भी यूज़ नहीं, काली मिर्च का अलग है, काली मिर्च एक्ट्स एज ए ब्लड प्यूरीफायर, आपके खून की सफाई हो रही है। जैसे मेरे पास दक्षिण में भी पेशेंट्स आते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रही है, मिसाल के तौर पे किसी को दाने निकल गए, हर साल सर दाने निकलते, हर साल दाने निकलते, तो एंटीबायोटिक्स खाने के बाद, एंटी एलर्जिक्स खाने के बाद फिर भी दाने नहीं जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, तो हम उनको ऐसी रेमेडीज़ देते हैं जिनसे उनका ब्लड प्यूरीफाई हो जाए। और ब्लड प्यूरीफायर हमेशा मार्च के बिगिनिंग में पीना बहुत इफेक्ट है। जब साल की शुरुआत होती है, मार्च फरवरी में ही, जनवरी में ही शुरुआत होती है, लेकिन मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, मतलब जो जब दालचीनी और नहीं, मैं ब्लड प्यूरीफायर की बात कर रहा हूँ। उसमें आपका जैसे आपने जिक्र किया दालचीनी के साथ आपने काली मिर्च, तो उसमें आप वो पी सकते हैं, या उनाब। नहीं, ये मिक्स पिया जा सकता है कि दालचीनी या वो, देखिए हमें सिर्फ काली मिर्च अकेले ही, अगर आप काली मिर्च अकेले ही लेते हैं तो वो भी इफ़ेक्टिव है। अगर आप दालचीनी का सफ़ूफ बना के लेते हैं और उसका सफ़ूफ एक आधा चम्मच, मतलब पाउडर में हमें लेना है, वो पाउडर, या सफ़ूफ की बात कर रहा हूँ, तो हम वो डालते हैं ना उसमें सीधे ही कहवे में, या हम सीधे ही वो डालते हैं। नहीं, अगर आप पाउडर में लेते हैं तो वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे, दिन में आधा ग्राम भी इस्तेमाल करेंगे, तो इट विल इफेक्ट ऑन योर डायबिटीज़, इट विल इफेक्ट, इट एक्ट्स एज ए पेन किलर, नेचुरल पेन किलर विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो यूनानी के बारे में एक वास्ट फील्ड है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना। एक मुलहठी भी यूज़ होती है। हाँ, मुलहठी को देखिए, मुलहठी एक्ट्स एज ए म्यूकोडाइलेटर, यानी आपका बलगम जो अंदर से बन रहा है, देखिए इसी क्योंकि बिल्कुल इस सीज़न में, इसमें एक बात और ऐड करूँगा कि कोविड में ये बलगम वाला सीज़न बहुत चला, तो मुलहठी एक्ट्स एज ए म्यूकोडाइलेटर, यानी आपका बलगम पकाती है और उस बलगम को बाहर निकालती है, उसको म्यूकोडाइलेटर कहते हैं हम। तो मुलहठी एक्ट्स एज ऐसे। तो आजकल क्योंकि कोविड फिर से रिसर्जेंस हो रहा है, तो यूनानी में कौन सी मेडिसिन जो है, जैसे आपने मुलहठी का जिक्र किया, उसके अलावा कौन सी जो है वो मेडिसिन यूज़, मतलब जो यूनानी मेडिसिन है वो यूज़ करनी चाहिए? मैं आपको ये होम रेमेडी आपको पहले मैं कोविड में ये बताऊं कि यूनानी में कोविड का नुक्ते नज़र ये है कि कोविड को हम नज़लाए वबाई के तौर पे मानते हैं, यानी एपिडेमिक तो आ ही गया ये, लेकिन नज़लाए वबाई। अब नज़ला और ज़ुकाम में फ़र्क है। नज़ला वो चीज़ है जो ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनसे निकलकर छाती पे गिर जाए, यानी लंग्स पे गिर जाए, उसको नज़ला कहेंगे। और ज़ुकाम वो है जो ब्रेन के पार्ट से निकल के नाक के ज़रिए बहे, उसको ज़ुकाम कहेंगे। ये एक ही फार्माकोपिया है, यूनानी जो डिफरेंस बताएगी। बाकी फार्माकोपियाज में ये सिमट गया है सिर्फ रिनाइटिस तक, नाक के एंगल तक ही सिमट गया है। तो अब रही रेमेडी की बात, तो देखो कोविड में जो है हमने बहुत सारी ट्रीटमेंट किए, जैसे हमने उनाब भी इस्तेमाल किया उसके ब्लड प्यूरीफायर के लिए। अपसन 3 एक हमारे पास, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर कभी मौका मिला इंटरव्यू का तो वो मैं ड्रग्स साथ में रखूँगा, उस पर हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। अपसन 3 एक रेमेडी हमारे पास, एक हर्ब है, उसको हमने एज ए एंटीपायरेटिक इस्तेमाल किया उसमें, यानी बुखार के तौर पे इस्तेमाल किया। अच्छा, एक बरगे उड़ूसा आएगी, एक हमारे पास पत्ते हैं कुछ जिनको हम बरगे उड़ूसा कहते हैं, तो वो म्यूकोडाइलेटर है। यानी कोविड में ये था कि हमें बलगम को पकाना है और उस बलगम को पका के मुंजिज और मुसिल पका के उसको एक्सक्रीट बाहर कराना है, और जब हम एक्सक्रीट कराएंगे तब जाके आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी। आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी हर दूसरा तीसरा पेशेंट जो है वो कैंसर में मुब्तला है, तो क्या किस तरह के प्रिकॉशन और यूनानी क्या हेल्प करता है इसमें, कंट्रोल ऑफ इसमें कुछ?
कैंसर के बारे में ये मैं कहूँगा कि सर हमने ट्रेडिशनल खाने जो हमारा खाना है, ट्रेडिशनल खाना है, वो हमने छोड़ दिया है। ट्रेडिशनल खाने में जैसे मैं आपको ये बात बताता हूँ कि हमने एक तो बाहर का खाना इस्तेमाल ज़्यादा किया, बिल्कुल, जो प्रोटीन चल रही है या जो जंक फूड्स हैं जिनमें फ्लेवर्स ऐड होते हैं, पहले तो नेचुरल फ्लेवर्स थे वो हमने छोड़ दिए। और दूसरी बात ये है कि प्रिजर्वेटिव्स भी ज़्यादा हैं। दूसरी बात ये है कि हमारा दीन जो है इस्लाम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी 2 खाने एक साथ नहीं खाए, एक ही खाना खाया है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर दूध पिया है तो रोटी नहीं खाई है, अगर रोटी खाई है तो दूध नहीं पिया है। तो हमने जो है देखिए, अब कोई भी दस्तरखान हो शाम में लगता है तो 4-5 किस्म की 3-4 किस्म की वैरायटीज़ उसमें यानी ऐड कि या होती तो हैं। आपने सिर्फ चावल और मीट खाना है, या चावल और सब्ज़ी खानी है, या चावल दाल खाने हैं, या रोटी दाल खानी है। आप जो हम सब वाजवान खाते हैं वो जो है वो मैं देखिए ओकेजनली आप कहीं कर सकते हैं, हाँ। लेकिन अब मुझे लगता है ये एक हैबिचुअल हो गया है हमारा कि हम इस तरीके से चल रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि हमारे खाने में एडल्ट्रेशन ज़्यादा हो। हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा किया, चाहे वो दवाइयों में हो, चाहे किसी इवन की ब्लड जो पोचेस है वो भी अब प्लास्टिक्स में इस्तेमाल ज़्यादा। इवन की पिछले दिनों एक रिसर्च आई है कि ब्लड में भी जो है वो प्लास्टिक के साइंस सर अगर आप कोई भी चीज़ को प्लास्टिक बोतल्स में या प्लास्टिक केन्स में फॉर अ लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेटिव्स रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ में कुछ ना कुछ कंटेंट प्लास्टिक के ऐड होंगे। अगर वो ऐड होंगे तो आपके अंदर जाएंगे, इट विल कॉजेज द कैंसर। तो हम अब एक इस पर टॉपिक को शिफ्ट करते हैं। आप हिजामा भी करते हैं। हिजामा जो है वो आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से जो है वो किया जा रहा है, तो शायद उन्होंने भी किया है। तो ये क्या है, तो इसके बॉडी पे क्या असरात पड़ते हैं, तो आप इसको किस तरह से करते हैं? अगर किसी को कराना होगा तो कैसे कराएंगे? देखिए, हिजामा कराना एक सुन्नत है जैसे कि आपने कहा, और अगर हम इसको रेमेडी के बारे में देखें तो हम ये मानते हैं कि जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यानी चाहे लीवर है, हार्ट है, किडनी है, स्टोमक है, वट एवर इट इज़, तो उनकी इमेज हम बैक मानते हैं। इनको हम कपिंग हिजामा को कपिंग भी बोलते हैं। इनकी इमेज हम बैक पे मानते हैं। तो जब हम हिजामा का कट लगाते हैं तो कट में ही शिफा है, उसके कट में ही शिफा है। फिर हो गए कि अगर कोई हेल्थ मेंटेनेंस के लिए करता है तो कुछ अलग पॉइंट्स हैं। अगर कोई डिजीज़ के लिए करता है, कोई सर्वाइकल के लिए, कोई लोअर बैक पेन के लिए, किसी को डिस्क इश्यूज़ हैं, किसी को कुछ हैं, तो उनके लिए अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इफ़ यू वांट टू डिटॉक्स योर सेल्फ, अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स करूं तो हिजामा इज़ द बेस्ट वन। लेकिन कितना सेफ है? सेफ़ है सर, सेफ़ है। हिजामा 100% सेफ़ है। आप डायबिटिक पेशेंट्स को भी कर सकते हैं इन केस इफ़ द डायबिटीज़ इज अंडर कंट्रोल। मेरा तो नहीं है। तो क्या ये लेडीज़ भी करती हैं? बिल्कुल सर, लेडीज़ में तो ज़्यादा ही है बिकॉज ऑफ दैट। देखिए आज तो क्या हमारे किश्तवाड़ में लेडीज़ प्रोफेशनल्स हैं जो ये करते हैं? सर अभी लेडीज़ प्रोफेशनल्स तो नहीं देखा मैंने कहीं किसी को, लेकिन ये मैं बताऊंगा कि आजकल कॉस्मेटोलॉजी यानी कॉस्मेटिक्स पे बहुत ज़ोर है। बिल्कुल। और यूनानी में कॉस्मेटिक्स का इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, कोई कहने की बात नहीं। आपको मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप फेशियल हिजामा कराएंगे, जैसे आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं या कुछ भी है, नहीं, फेशियल वहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। मैं औरतों की बात कर रहा हूँ कि क्योंकि अगर आप इसको बैक कहते हैं इसका मतलब है कि जो औरत है। नहीं सर, वो जब भी आप करेंगे वो उनकी कंसेंट से भी होगा और उनके लिए पूरे प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऐसे नहीं किया जाता, पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से किया जाता है। जैसे उसमें कुछ टेस्ट भी हम करवाते हैं पहले, HB BT ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम कितना है और ब्लड उनका कितना है। वो अगर नॉर्मल रेंज पे होगा, ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज पे होगा, फिर ही जाके ये प्रोसीजर होते हैं, नहीं तो नहीं होते। मतलब औरतों के लिए भी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्रोसेस जो है इसको हम इलाज बिल तदबीर में लाते हैं, यानी रेजिमेंटल थेरेपी। इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनानी ट्रीटमेंट। अगर एक साइड से यूनानी ट्रीटमेंट में 3 किस्म की ट्रीटमेंट है, डाइटोथेरेपी यानी इलाज बिल गिज़ा, और फार्माकोथेरेपी और इलाज बिल दवा, और फिर रेजिमेंटल थेरेपी। रेजिमेंटल थेरेपी में आपका हिजामा आएगा, आपका दलक आएगा, बॉडी मसाज, और उसके साथ 1-2 चीज़ें और हैं तो वो आती हैं। फसद आता है एक, जिसको वैनी सेक्शन कहते हैं, तो वो है। ये शरीयती तौर पर सब जायज़? शरीयती तौर पे जायज़ है। शरीयत तो यूनानी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तो चली आ रही है, वहाँ से उसका उरूज चल रहा है। तो शरीयत तो इंशाल्लाह जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितनी भी मेडिसिन है, वो तो सारी हलाल है, उसी हिसाब से चलती है। तो ये थे डॉक्टर तौसीफ कामल। हमने इनसे बात की कि यूनानी के मेडिसिन के, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें
में जो है वो हज़ारों साल से ये चलता आ रहा है। तो अगर हम इस पर डिबेट्स और डिस्कशंस करने बैठे इसके लिए कहीं दिन लगेंगे, लेकिन आज हमने इनका जो ये इंटरव्यू किया, हमने जो होम मेड रेमेडीज़ है छोटी मोटी जो हम घर में यूज़ करते हैं, कि किस तरह से उनका यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है और कितने इफ़ेक्टिव हैं वो आज के दौर में इलाज के लिए, हमने उनके बारे में जो है वो बात की। उम्मीद है कि आपने जो है इस इंटरव्यू से जो है वो ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आपके घर में इस तरह के पेशेंट्स हैं आप ये चीज़ें जो है नुस्खे अपनाएंगे। लेकिन मेरी फिर भी एडवाइस है कि जो एक्सपर्ट है आप पेशेंट को डॉक्टर को दिखाइए। यहाँ हमारे यहाँ जिलानी साहब के बाद जो है फसी साहब पीर जो है वो इसके माहिर है, यहाँ पर जो बनस्तान में यहाँ पर रहते हैं, उनका जो है ये ख़ानदानी जो है वो चलता आ रहा है ट्रेडिशनल, और अल्लाह ने उनके हाथ को भी शफा दिया है, तौसीफ साहब के हाथ पे भी शफा दिया है। तो आप ज़रूर जो है वो कंसल्ट कीजिए, खुद ही जो है वो मेडिसिन लेने ना बैठें। हालांकि जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये काफ़ी इफ़ेक्ट रखती है ज़िंदगी में और बीमारियों में, लेकिन फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें, फिर जो है वो यूनानी नुस्खे जो है वो घर में अपनाएं। जाते जाते एक पॉइंट ऐड करता जाऊंगा कि यूनानी को लोग एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स में मत लें कि हम प्रिकॉशंस के तौर पे ले रहे हैं, हाँ भाई इम्यूनिटी बूस्टर है, नहीं। इम्यूनिटी बूस्टर वो अलग बात है, वो तो है ही है, लेकिन इलाज दूध भी पीते हैं। हाँ, इलाज के तौर पे आइए, इसमें इलाज के तौर पे मुकम्मल इलाज है इसमें किसी भी बीमारी का, किसी भी बीमारी चाहे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी है, मुकम्मल इलाज है और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, इंक्लूडिंग कैंसर। इंक्लूडिंग कैंसर सर, इंक्लूडिंग कैंसर विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। और कैंसर का भी ट्रीटमेंट है विद चीप रेट्स, जो जब अल्लाह ताला बचाए कि किसी को अगर ये बीमारी लग जाए तो वो जानी तो जाता ही जाता है, लेकिन माली भी जाता है। बिल्कुल। तो विदाउट डैमेजिंग एनी एसेंशियल ऑर्गन, तो हम विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट हम आपको पूरा ट्रीटमेंट देंगे। और ये आप मुझे लगता है कि पीपल्स आर नो अवेयर। जैसे मैंने एक दो पॉइंट्स में थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जैसे दक्षिण में बैठता हूँ मैं, तो किडनी के पेशेंट्स स्टोन वाले हैं जिन्होंने 4 बार सर्जरी करवाई है, 5वीं बार फिर स्टोन बना। ओके, बिल्कुल काफ़ी केसेस है, 5वीं बार फिर स्टोन बना। तो हमने 4 बार सर्जरी करवा के 5वीं बार फिर स्टोन बना, तो कितनी बार आप सर्जरी करवाएं? तो हमारे पास रेमेडीज़ ऐसी हैं कि हम स्टोन को क्रश करके बाहर निकालेंगे, और फिर रेमेडीज़ ऐसी हैं कि स्टोन फॉर्मेशन दोबारा ना बने, बशर्ते वो बंदा अपनी डाइट पे कंट्रोल करे। यूनानी इलाज का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इट डिपेंड अपॉन द टेम्परामेंट ऑफ द पेशेंट। हर पेशेंट का मिजाज अलग है, हर पेशेंट के लिए दवाई अलग है। बीमारी एक है लेकिन दवाई अलग है। अगर तीन पेशेंट कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई हाइपरटेंसिव है, कोई अगर 3 पेशेंट हाइपरटेंशन के हैं तो तीनों पेशेंट्स के लिए दवाई अलग है। अगर 3 पेशेंट को दाने एक किस्म के हैं लेकिन तीनों पेशेंट का मिजाज अलग है और दवाइयाँ अलग हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है लोगों को कि, और लोग आ भी रहे हैं, लोग बहुत अवेयर हो गए हैं अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स, लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। अब लोग तो नेट पे सारे पढ़ के ही आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है और लोगों को इल्तिजा भी है ये कि आप इन मेडिसिन्स की तरफ रुजू कीजिए, और इन मेडिसिन्स में आपको कंप्लीट इलाज मिलेगा विदाउट काजिंग एनी डैमेज टू योर एसेंशियल ऑर्गन्स विच इंक्लूड्स योर हार्ट, योर ब्रेन, योर लीवर, योर किडनीज़। इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते और इनको हम डैमेज होने नहीं देंगे। अगर आप कोई भी यूनानी मेडिसिन किसी बीमारी के लिए ले रहे हैं, किसी भी बीमारी के लिए, चाहे आप ज़ुकाम के लिए ले रहे हैं, खांसी के लिए ले रहे हैं, कोविड के लिए ले रहे हैं, वट एवर इट इज़, तो ये आप याद रखिए कि अगर कोई एक्सपर्ट के अंडर आप ले रहे हैं तो वो जिस बीमारी के लिए आप ले रहे हैं वो बीमारी ठीक होगी, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो आपके ऑर्गन्स हैं, आप बोलेंगे 2-4 इफ़ेक्ट्स मुझे पॉजिटिव और हो गए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। बिल्कुल। तो मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि गूगल डॉक्टर पे भी ज़्यादा भरोसा ना करें। हाँ, तो जो डॉक्टर साहब है या जो हमारे हकीम से उनसे जो है वो कंसल्ट करें। आपका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।